नमस्कार। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ अधिक बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक भी देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है और इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े हैं, जिसे देखते हुए आज IBC 24 के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में इनसे चर्चा के माध्यम से आज हमें जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश और छत्तीसगढ़ के जाने माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SS मोहंती, जो SMC हार्ट इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर KK आदिले, जो वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर प्रणय अनिल जैन, जो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाव तथा उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर SS मोहंती से। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हाल ही के दिनों में बहुत से फिट लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी सडन हार्ट अटैक आ जाता है या सडन हार्ट डिजीज देखी गई है या अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। तो डॉक्टर होने के नाते इसके बारे में आपकी क्या राय है SS मोहंती जी? हाँ, अभी रिसेंट पास्ट में न्यूज़ में आया था कुछ सेलिब्रिटी लोगों को जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिल का दौरा पड़ा था। तो ये लोग तो फिट थे, एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, फिर इनको क्यों दिल का दौरा पड़ा? हम लोग जो बोलते हैं कोई बंदा स्लिम है, पेट बाहर नहीं है, तो ये फिट है, यही बोलते हैं। तो ये जो है ये एक्सटर्नल फिटनेस है। इंटरनली वो कितना फिट है हम खुद नहीं जानते। इंटरनल फिटनेस के लिए बहुत सारे जांच होता है जिसकी जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिट रहते हुए जिम में एक्सरसाइज करते हुए जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ा है, इसका मतलब इनको पहले इनकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज रहा था और जिसमें क्लॉटिंग होने के कारण नस बंद हुआ, धमनी में ऑक्सीजन की बहाव कम हो गया, उनको दिल का दौरा पड़ा है। तो ये जो हार्ट की धमनी में ब्लॉकेज आता है, ये हार्ट के नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैट जमने के कारण होता है। ये जो प्रक्रिया है हम इसको आथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस ऑफ आथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये बचपन से मतलब 10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको जो भी चीज़ें करना है बचपन से ही शुरू करना चाहिए। हम अभी क्या कर रहे हैं, मिडिल एज में हम लोग सीवियर हैवी एक्सरसाइज करने लग रहे हैं बिना जानते हुए हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। यही कारण है जो कुछ लोगों में एक्सरसाइज करते हुए भी, बाहर से फिट देखते हुए भी दिल का दौरा पड़ने का। वाकई, और ये हमने देखा भी है डॉक्टर SS मोहंती की एक जो हेल्दी इंसान दिख रहा है, जैसे कि आपने कहा कि वो बाहर से हेल्दी दिख रहा होता है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर रहता है। और आपने हार्ट ब्लॉकेज के बारे में भी बात की, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर KK आदिले जी बता पाएंगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हार्ट ब्लॉकेज के क्या लक्षण है, क्या कोई नियमित परीक्षण है जो ब्लॉक्ड आर्टरी को डायग्नोज करने के लिए किया जा सकता है? हाँ जी, देखिए, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण होते हैं सीने में दर्द या सीने में भारीपन होना स्ट्रेस की स्थिति में। ये स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, ये इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। तो इस स्थिति में सीने में दर्द या भारीपन होता है और ये दर्द या भारीपन आपके गले के तरफ या आपके बाएं हाथ में भी रेडिएट हो सकता है। ये टिपिकल लक्षण होता है हार्ट ब्लॉकेज का। कुछ एटिपिकल लक्षण भी होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, चक्कर आना या फिर अचानक बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना। ये कुछ एटिपिकल फीचर्स होते हैं जो कि आमतौर पे ओल्ड एज लोगों में और फीमेल्स में कॉमन होते हैं। और इन्हें पता करने के लिए कुछ हम जांचें करते हैं। कुछ प्रारंभिक जांचें होती हैं, जैसे कि ECG हो गया, इको हो गए, TMT हो गए। ये प्रारंभिक लक्षण
इसके हमें इन जांचों से पता चलते हैं। अगर ये जांचें नॉर्मल है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नसों में कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर इन जांचों में कहीं कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलती हैं तो फिर हमें आगे के इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं। कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं, तो इनसे हम ब्लॉकेज का एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स हैं जैसे आप अगर महसूस कर रहे हैं तो आपको जाकर के टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर जी सकते हैं। डॉक्टर प्रणय, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों के लक्षण हम कैसे पहचानें और क्या कुछ इस स्थिति में कुछ ऐसा उपचार है जो हम किसी पेशेंट को दें और हम उसकी जिंदगी बचा सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब हार्ट की नसों में, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उसमें थक्का जम के वो आर्टरी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जब हार्ट की नसों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है, उस स्थिति को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इस स्थिति के लिए हमें खून पतला करने वाली दवाइयाँ, इंजेक्शंस देने चाहिए तुरंत। अगर घर में हमारे पास इकोस्प्रिन है तो इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रिल एक और खून पतला करने वाली दवाई होती है, वो हमें 300 मिलीग्राम देना चाहिए। और एक अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन जो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए होती है, वो दवा तुरंत उस समय पेशेंट को देना चाहिए। बट ये सब देने के पहले एटलीस्ट हमें एक ईसीजी करना चाहिए कि हार्ट अटैक है या नहीं। अगर हम इसे एसिडिटी के उसमें दे देंगे तो वो और गैस्ट्राइटिस बढ़ा सकता है। दूसरा जो चीज़ है कार्डियक अरेस्ट, तो कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण होते हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी आपके हार्ट की धड़कन रुक जाना या हार्ट का पंपिंग रुक जाना, जिसके कारण शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। इसके लिए जैसे कई बार तेज़ धड़कन होती है और तेज़ धड़कन होके हार्ट अरेस्ट हो जाता है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इस स्थिति में भी हम कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। ये हार्ट अटैक नहीं है, इसकी अलग तरीके से जाँच होती है, इसकी अलग तरह से इलाज होता है। कई बार होता है कि हमारी धड़कन एकदम रुक जाती है, जैसे हार्ट रेट सडनली चलते चलते हार्ट ब्लॉक के कारण 20 या 30 पे आ गया और कार्डियक अरेस्ट हो गया। कई बार हमारे शरीर के जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें कार्डियोमायोपैथी करके बीमारी होती है या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होता है, जिस कारण से भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इन सारे कार्डियक अरेस्ट में सिर्फ खून पतला करने वाली दवा देने से मरीज ठीक नहीं होगा। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट का रुक जाना है, जिस कारण से पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की नस का ब्लड सप्लाई रुक जाए थक्का बनने से। तो दोनों अलग बीमारी है, दोनों का अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और डॉक्टर प्रणय, अभी तक मुझे भी यही लगता था कि शायद हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम होता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि न्यूज में इस तरह का आता है तो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक क्या है। और इसी तरह एक काफी प्रचलित वर्ड आजकल एस मोहंती जी हो गया है, साइलेंट हार्ट अटैक। तो क्या ये हार्ट अटैक से अलग होता है और क्या इसके कोई लक्षण हार्ट अटैक से नहीं मिलते हैं, और किस तरह के मरीजों में ये ज्यादा आ सकता है, इसके लक्षण क्या होंगे? जैसे साइलेंट हार्ट अटैक हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हार्ट अटैक हुआ है और साइलेंट है। साइलेंट मतलब मरीज को पता ही नहीं चला है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये मरीज में क्या है, मरीज को कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो होते हैं जो मरीज इग्नोर कर देता है। यही मरीज जब दूसरे कारण डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ ईसीजी होता है या इको जांच होता है तो पता चलता है इनको पहले कभी ना कभी हार्ट अटैक हो चुका है। तो यही साइलेंट अटैक है। नॉर्मली हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स होता है, चेस्ट पेन होता है, और आम आदमी सोचते हैं हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है तो चेस्ट पेन लेफ्ट साइड हो तो वो हार्ट की पेन है, बट ऐसा नहीं है। हार्ट की दर्द जो है नाक के नीचे और नाभि के ऊपर कहीं भी हो सकता है। और कुछ अनकॉमन सिम्टम्स है जो डॉक्टर आदिले ने बता चुके हैं, जैसे कि चक्कर आना, घबराहट हुआ, बेचैनी हो गए, थोड़ा पसीना आया, उल्टी हुआ और ज्वलन होता है सीने में। खास तौर पर ये ज्वलन की सिम्टम्स को लोग एसिडिटी और गैस समझ के रुक जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जांच नहीं कराते हैं, और यही साइलेंट हार्ट अटैक की लक्षण होता है। तो यही सब अनकॉमन चीज़ें भी अगर होए और कम मात्रा में आपको हो रहा है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। साइलेंट अटैक हमको पता चल जाएगा, और ये कॉमनली डायबिटीज़ मरीज में होता है और फीमेल्स में होता है।
वाकई एसएस मोहंती, आपने जो इसके सिम्टम्स बताए हैं कि नाक में दर्द होना, नाक के नीचे या फिर पेट के पास दर्द होना, और अमूमन हम ये सोचते हैं कि शायद ये दूसरी तरह का दर्द है, पेट दर्द है, लेकिन ये भी लक्षण हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक के। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको या आपके घर में किसी भी है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए। और हमारा उद्देश्य भी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो का यही है कि जो सही बातें हैं दिल से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचे। डॉक्टर आदिल, आजकल हम पेस मेकर के बारे में बहुत सुन रहे हैं, काफी प्रचलित वर्ड पेस मेकर हो गया है। तो किसको पेसमेकर की आवश्यकता होती है और क्या ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, और कब वो स्थिति होती है कि हाँ अब एक पर्टिकुलर मरीज को पेसमेकर लगाने की जरूरत है? हाँ जी, देखिए हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसको कि हम मेडिकल टर्म में कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली हार्ट में एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ धड़कन पैदा होती है, और ये एक स्पेसिफिक रूट से होकर के एक दूसरे पॉइंट पे जाती है, और वहाँ से फिर ये बिजली की तरंगे पूरे दिल में फैलती हैं और दिल धड़कता है। अब दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कना है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उस समय क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं तो आमतौर पे दिल 1 मिनट में 60-65 बार धड़कता है, और अगर आप कुछ हेवी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये 150-180 तक पहुंच सकता है। ये एक नॉर्मल रिस्पांस होता है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का जब खराब हो जाता है, जब ये इसमें प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। इस स्थिति में दिल की धड़कन एक फिक्स हो जाती है और किसी भी एक्टिविटी करने पर वो धड़कन नहीं बढ़ती है। तो ये स्थिति होती है जब हम शरीर में एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाते हैं जिसको कि पेसमेकर बोलते हैं। ये पेसमेकर एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि वो 1 तार वाला है या 2 तार वाला, जिसे हम मेडिकल टर्म में सिंगल चेंबर पेसमेकर और डुअल चेंबर पेसमेकर बोलते हैं, जो कि दिल के 2 अलग अलग चेंबर्स में वो तार लगाए जाते हैं। विगत 8-10 सालों में कुछ नए पेसमेकर्स भी आए हैं जिनको कि हम लीडलेस पेसमेकर कहते हैं, जो कि एक जिसमें कोई तार नहीं होता है, कोई लीड नहीं होते हैं। ये एक छोटा सा कैप्सूल साइज का पेसमेकर होता है जिसको हम सीधे हार्ट के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो ये होते हैं पेसमेकर। ठीक है, तो पेसमेकर के बारे में भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपको डॉक्टर आदिल ने इसकी पूरी जानकारी दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर प्रणय हो सकता है कि इसकी नौबत ही ना आए। हार्ट डिसीज से हम खुद को बचा सके उसके लिए हमें क्या करना होगा, और डाइट और लाइफस्टाइल का क्या महत्व है कि हार्ट डिसीज से कोई भी एक पर्सन अपने आप को बचा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोई भी बीमारी जो होती है हार्ट की, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं, जिसमें पहला आता है शुगर, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, चौथा मोटापा, 5वां स्मोकिंग या सिगरेट पीना, और 6वां तंबाकू गुड़ाकू या इस तरह का सेवन करना पदार्थों का। तो ये कुछ 6 मेजर रिस्क फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हार्ट डिजीज़ को रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर कोई पेशेंट ये चाहे कि उसको ये सब बीमारियां नहीं है, वो तंबाकू का भी सेवन नहीं करता है, सिगरेट भी नहीं करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेली एक्सरसाइज करें। अगर हम अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं और हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें कि हम जितना ब्रिस्क वॉक करें, साइकिलिंग करें या जॉगिंग करें, और इतना ब्रिस्क होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें पसीना आए। अगर हम टहलते हुए घूम रहे हैं तो वो हम उसको मॉडरेट इंटेंसिटी नहीं कहेंगे, वो आपको हार्ट डिजीज से नहीं बचाएगा। तो आपका मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट एटलीस्ट आधा घंटा होना चाहिए, और कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो आपको करना है। 2 दिन आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि आप बिजी हैं ये, बट एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आपको हैवी वर्कआउट ना करके मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट तो करना है, और 30 to 45 मिनट्स तक कम से कम करना है। दूसरा, खान पान में अगर हम ध्यान दें तो पहले हम बाजरा, जवार, मिलेट्स, रागी ये सब बहुत खाते थे। ये सब बहुत फाइबर में रिच प्रोडक्ट है, और ये सब के आपके उसमें विटामिन और फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, और इनसे मोटापा नहीं होता है। तो अगर हम गेहूं की रोटी और गेहूं का कम करके, चावल थोड़ा कम करके, मिक्स्ड जो आजकल आटा चल रहा है जिसमें रागी, बाजरा, जवार इस तरह से मिक्स्ड कर सकते हैं, और खाते समय अगर हम लिमिटेड पोर्शन खाएं कि हम बहुत हैवी ना खाएं, और खाने के पहले अगर हम बहुत सारा फल फ्रूट, बहुत सारी सब्जियां, कच्ची सब्जियां खाते हैं और कम से कम आधा पेट हम इन चीज़ों से भर ले, उसके बाद अगर हम खाना खाएं तो हमारा कैलोरी इंटेक भी कम होगा, हमारा वजन कम करने में भी हेल्प करेगा, और हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा।
बिल्कुल, डॉक्टर प्रणय ने ये छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात बताई है कि आप पहले वेजिटेबल्स या पहले फ्रूट्स खा सकते हैं ताकि जो आपका डाइट रहे वो काफी कम रहे और आपकी हेल्दी डाइट रहे, और ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमें काफी कंट्रोल करने होंगे ताकि आप हार्ट डिजीज से बच गए। डॉक्टर एस मोहंती, अब मैं आपसे ही शुरू करती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि उसके प्रमुख कारण क्या है और प्रमुख लक्षण क्या है, और दवाएं और जीवन शैली में बदलाव ला करके हम किस तरह से ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में मदद करता है। ब्लड प्रेशर जो होता है मेनली ये जेनेटिकल होता है। अगर पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनको बच्चों को भी ब्लड प्रेशर डेवलप करेगा, इसलिए बच्चों को बीच बीच में ब्लड प्रेशर जांच करके देखना चाहिए, ये मेन है। बाकी अगर हमको मोटापा है, हमको डायबिटीज़ है, हमको किडनी डिजीज है, तो ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। एक कारण है, हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जो मोटे लोग हैं जिनको खराटे आता है तो उनमें भी ब्लड प्रेशर डेवलप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ब्लड प्रेशर बीमारी को हम लोगों ने साइलेंट किलर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर मरीज जिनको हाई बीपी है उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं रहता और सडनली पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, लुकवा हो जाता है, कहीं हेमरेज होकर डेथ हो जाता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और अगर हम 100 ब्लड प्रेशर मरीज में ऑलमोस्ट 80% मरीज में कोई सिम्टम्स नहीं होता। मरीज अगर दूसरे कारण से डॉक्टर के पास गया है, ब्लड प्रेशर नापा, तो पता चलता है उसको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसीलिए जिन फैमिली में ब्लड प्रेशर है, बच्चों को डेफिनेटली बीच बीच में 6 महीने साल भर के इंटरवल में उनका खुद का ब्लड प्रेशर जांच करा लेना चाहिए। बाकी जो 20% ब्लड प्रेशर मरीजों में सिम्टम्स आते हैं, कॉमन सिम्टम्स ये होता है आइदर हेडेक है, या चक्कर होता है, या नींद नहीं आता, या इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है, यही कॉमन सिम्टम्स है। बट वो भी ओनली 20% मरीजों में होता है और 80% मरीज में ये साइलेंट ही रहता है। अब आइए हम कैसे इसको इलाज करें, कैसे इसको प्रिवेंट करें। अगर हमारा जेनेटिक बैकग्राउंड है हम उसको प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, बट हम हमारा लाइफस्टाइल को बदलें ताकि ब्लड प्रेशर की डेवलपमेंट थोड़ा लेट एज में होगा। अगर हम मोटे हैं, हमारा वेट कम करना है, उसके लिए भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, जैसे एक्सरसाइज करना, डाइट में संतुलित डाइट लेना, और डाइट में हमको नमक की मात्रा कम करना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो नमक के साथ बहुत सेंसिटिव रहता है और बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है नमक के साथ। अगर थोड़ा सा भी नमक की मात्रा बढ़ा और बीपी हमारा कंट्रोल नहीं होगा, दवाई भी काम नहीं करेगा। तो लेस देन 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे हमको लेना चाहिए, और जितने भी नमकीन चीज़ हमको अवॉइड करना चाहिए, मिक्सचर हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, ये सब हमको लेस लेना चाहिए। और जैसे ब्लड प्रेशर हमारा डायग्नोसिस हो गया कि हमको हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमको डॉक्टर के सलाह लेना चाहिए। वो जो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे हमको रेगुलर लेना चाहिए। कॉमनली ये गलत होता है कि जैसे हम ब्लड प्रेशर की दवाई लेना चालू किए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हम घर में ब्लड प्रेशर मशीन रखे हैं, देखे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और हम दवाई बंद कर दिए, और कुछ दिनों बाद फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये नहीं करना चाहिए। हम दवाई ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल है, दवाई बंद करेंगे तो बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है, वो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग हमको दवाई लेना पड़ता है। तो हमको स्ट्रेस लेस लाइफ लेना चाहिए, स्लीप एडिक्वेट लेना चाहिए, नमक कम लेना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाड्स डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो डॉक्टर एस मोहंती ने आपको सब कुछ बता दिया है एक ही जगह पर कि लक्षण क्या है, इससे बचना कैसे है, आपको डाइट कैसी रखनी है यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो, और आपको दवाइयां अपनी कंटिन्यू रखनी है। डॉक्टर के आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि एंजियोग्राफी के बारे में आजकल काफी बात हो रही है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास, इन तीनों में क्या अंतर है? और एक ये भी, क्या ये मिथ है कि अगर हमने एंजियोग्राफी कराई है तो बाद में एंजियोप्लास्टी करानी ही होगी क्या? देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एंजियोग्राफी एक जांच होती है। एंजियोग्राफी एक जांच है, और आगे का इलाज इस बात पे निर्भर करता है कि एंजियोग्राफी की फाइंडिंग क्या है। अगर एंजियोग्राफी में, बेसिकली एंजियोग्राफी में दिल की नसों में ब्लॉक है या नहीं है तो कितना % है, कहाँ पर है, इन सब बातों की जानकारी हमें मिलती है। अगर ब्लॉक सिग्निफिकेंट नहीं है और अगर वो छोटी नसों में है तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयों से काम चल जाता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि ब्लॉक कितना है और कहाँ पर है। अब अगर ये ब्लॉक ज़्यादा है, बड़ी नस में है, तो हमें इन नसों को खोलना रहता है, इसका इलाज करना रहता है। तो इनके इलाज करने की 2 पद्धति होती है, एक होता है एंजियोप्लास्टी, एक होता है बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में हम जिस तरह से एंजियोग्राफी करते हैं नसों से, उसी तरीके से नसों से ही जाकर के हम उस ब्लॉक वेसल में
बैलूनिंग करते हैं और बैलूनिंग करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ पे स्टेंट डाल देते हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है जिसमें किसी भी तरह की चीर-फाड़ करने की ज़रूरत पड़े या बेहोश करने की ज़रूरत पड़े। अमूमन ये 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है और आमतौर पे करने के 1-2 दिनों में मरीज की छुट्टी हो जाती है। तो ये होती है एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी होती है बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें कि ये जो छाती के बीच में एक लंबा इंसिजन दिया जाता है या फिर चेस्ट के साइड से एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और फिर कुछ नसें ली जाती हैं, उसको 2 नसों को आपस में जोड़ा जाता है, मतलब बाईपास ट्रैक बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी, जो कि बेहोश करके की जाती है और इसमें अमूमन 7 से 10 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में ठहरना रहता है। तो अब किस मरीज में एंजियोप्लास्टी लगेगी, किस मरीज में बाईपास सर्जरी लगेगा, ये निर्भर करता है एंजियोग्राफी की फाइंडिंग पर। आम तौर पे अगर नसों में ब्लॉक मल्टीपल जगह रहते हैं, बड़े नसों में ब्लॉक रहते हैं, मल्टीपल साइट्स होते हैं ब्लॉक के, तो ऐसी स्थिति में और पेशेंट अगर स्पेशली अगर डायबिटिक है, उसका हार्ट का पंप कमज़ोर है, तो ये स्थिति आइडियल होती है बाईपास सर्जरी के लिए। तो ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन हमको देखना पड़ता है कि किस मरीज के लिए क्या चीज़, कौन सा इलाज सही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी ही, वो डिपेंड करता है एंजियोग्राफी की फाइंडिंग पे। वाकई मुझे लगता है डॉक्टर के आदिल, ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो दूर हुआ है, क्योंकि लोग काफी डर जाते हैं कि मेरा अगर एंजियोग्राफी हुआ है, मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूं, तो कहीं मुझे एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास के लिए ना बोल दे। लेकिन आज इस टॉक शो में एक बहुत बड़ा मिथ जरूर दूर हुआ है। डॉक्टर प्रणय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि अच्छे से नींद नहीं हो पाती है और हम काफी स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या इसका भी हृदय स्वास्थ्य से काफी संबंध है क्या? बिल्कुल, अच्छे से नींद ना होना और स्ट्रेस लेना दोनों भी हार्ट डिजीज़ बढ़ाने के कारण है। देखिए, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं और अच्छे से नींद नहीं होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारे कॉर्टिसोल और ये सब बढ़ेंगे, तो चांसेस होता है कि हार्ट अटैक होने का और जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं उनके बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ से, जैसा डॉक्टर मोहंती सर ने भी बताया कि जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो हमारे सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का भी एक कारण ये होता है कि जब हम लेट नाइट जगते हैं, अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या अनकंट्रोल्ड हो रहा है, तो कई बार वो एक रीज़न होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है कि हम लेट नाइट जग रहे हैं और लेट में खाना खा के सो रहे हैं, तो वो भी हमारा मोटापा बढ़ाने में रहेगा। तो जो भी सब चीज़ें हैं, इससे मोटापा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और एट द एंड ऑफ डे वो विशियस साइकिल में जाके आप हार्ट डिजीज़ में ही फंसोगे। तो आपको अपनी नींद अच्छी लेनी चाहिए। डेली आपको एटलीस्ट 8 घंटे की अच्छी से नींद लेनी ही चाहिए। टाइम पे सो के अगर आप जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, तो आप हार्ट की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आप खाना कंट्रोल करेंगे, जैसे आप लेट नाइट ना खा के, जैसे मैं एक जैन हूँ, मेरा यही कहना होता है कि शाम के 7 बजे के बाद जो जैनों ने खाना बंद किया, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पेट को उससे आराम ही मिलता है। शाम के 7 से नॉर्मली जो जैन लोग हैं वो सुबह मंदिर के दर्शन के बिना खाना नहीं खाते हैं। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक हमारा ये आया है आज की डेट में कि हम 15 घंटे 16 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो जैनिज्म ये चीज़ तो बहुत पहले से बोल रहा है, हम शाम के 6-7 बजे के बाद खाना बंद करते हैं, सुबह 10-11 बजे के पहले हम भगवान के दर्शन के बिना खाते नहीं हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो एक चीज़ थी, वही सिद्धांत आजकल बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। ये आपका वेट कम करने में हेल्प करता है। आप रात में खाना नहीं खा रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, तो आप हार्ट डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर प्रणय, आपने बताया कि एडिकेट नींद बहुत ज्यादा जरूरी है और डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है और स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर आप जिएंगे तो आपका जो हार्ट है वो काफी हेल्दी रहेगा। डॉक्टर प्रणय, शुरुआत में आपसे ही करती हूँ, 1 या 1.5 मिनट का कुछ आप ऐसा गोल्डन टिप आप दे सके हेल्दी हार्ट मैनेजमेंट के लिए, जिससे दर्शक अपने जीवन में लागू करें। देखिए, जैसे हम इस प्रोग्राम दिल से दिल तक में है, हेल्दी हार्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि डेली एक्सरसाइज करिए। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना नियमित करें। 3 बार कम से कम जो खाते हैं उससे ज़्यादा बीच बीच में हम इंटरमिटेंट खाना ना खाएं कि हमने अभी खाना खाया, 1-1.5 घंटे बाद हमने फिर कुछ खा लिया, रात में सोते समय फिर कुछ खा लिया। खाना कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से 6 से 8 घंटे की कम से कम नींद लीजिए और हेल्दी रहिए। डॉक्टर के आदिल है, आपके गोल्डन वर्ड्स। वैसे तो डॉक्टर प्रणय ने ज़्यादातर कवर कर लिया है इसे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। आप अपना
आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है, इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है दिल की बीमारियों से। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात है कि आप किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, चाहे वो सूखा नशा है, चाहे वो गीला नशा है, लाइक सिगरेट, एल्कोहल, इन सब से आप बचें। आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए, आपके डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर प्रेरणा ने बताया, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली फिट रहें। ये है गोल्डन टिप्स मेरी तरफ से। तो डॉक्टर के आदिल ने गोल्डन टिप्स दिए हैं और अब बारी डॉक्टर एस.एस. मोहंती जी की। डॉक्टर एस.एस. मोहंती जी, आपकी गोल्डन टिप्स। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि हमको एक संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स के साथ लेना चाहिए। मोटापा कम करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। किसी भी फॉर्म में तम्बाकू सेवन नहीं करना चाहिए। एडिक्वेट 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना चाहिए। रिलैक्स रहना चाहिए। प्राणायाम और योगा के साथ एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना चाहिए। थैंक यू सो मच एस.एस. मोहंती सर, हमें गोल्डन टिप्स देने के लिए। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का पालन हमारे दर्शक जरूर करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर, और आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम द्वारा जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।